राहत और बचाव कार्य में जुटेंगे भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा बोले आपदा प्रबंधन को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद, हर पीड़ित तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पित। सावन का आज दूसरा सोमवार, हरिद्वार के शिवालयों में भोले के जयकारों की गूंज, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की उमड़ी भीड़। पुलिस की रडार पर जल्द होंगे कांवड़ियों के भेष में उड़ंगई। पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी नजर, सीसीटीवी फुटेज का भी लिया जा रहा सहारा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बनेगी देश की पहली टनल पार्किंग। चारधाम यात्रा में होगी उपयोगी साबित। प्रदेश सरकार ने NHIDCL को DPR तैयार करने का सौंपा जिम्मा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार और गर्म हो चला है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुई प्रदेश नेतृत्व की बैठक में कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और सीनियर लीडर को भी दायित्व देने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारियों की नियुक्ति करने पर निर्णय हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से लंबे समय से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र उस पर जो है नियुक्तियां होंगी। तो चंपावत में सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस कार्य को संभव किया है। उत्तराखंड की जलवायु सेब उत्पादन के लिए लाभकारी है और चंपावत क्षेत्र के सेब प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है और उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां सेब उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है और हमारा चंपावत क्षेत्र तो उसमें सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ के सेब गुणवत्ता, स्वाद, पोषण तत्वों के लिए इस भर में प्रसिद्ध है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करती है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में साथ अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी खेती अच्छी हो, इसके लिए उनके जो हमारे पौध हैं, उन पौधों पर भी हमने कुछ बदलाव किया है। जहाँ पर कम पानी में होने वाले जो हमारी पौध है, उस पौध को भी हम अधिकाधिक किसानों को देने पर काम कर रहे हैं। हमने सेब की खेती और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया, जिसके माध्यम से केवल उत्तराखंड के सेबों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया, बल्कि इससे हमारे किसानों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के सीखने में मदद मिली है।
अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून स्थित विधानसभा को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिसका काम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि देश में ये विधानसभाएं बनाई जा रही हैं और इसी के तहत केंद्र सरकार से विधानसभा के लिए उत्तराखंड को भी बजट आवंटित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से भी विधानसभा के लिए बजट मुहैया करवाया गया। साथ ही कहा कि यह कार्य देहरादून से शुरू किया गया है। आगामी दिनों में भराड़ीसैंण को भी ये विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि इस व्यवस्था से कम पेपर्स का इस्तेमाल होगा और इसके लिए अधिकारियों और विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरे भारत में जो विधानसभाएं हैं वो ई हो रही हैं, तो हमें भी भारत सरकार के माध्यम से फंड आया है और ऑफ कोर्स उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंण में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज़ का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीज़ें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटी मोटे काम हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए, क्योंकि जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होती है जहाँ मशीनें रखी जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें चाहिए। फिर फर्नीचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है क्योंकि आपके अब लैपटॉप्स आएंगे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 31 तारीख तक हम डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहां विधायकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के रानीखेत रामनगर हाईवे पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। रानीखेत रामनगर के मुताबिक 1 अगस्त को इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई जाएगी। कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ने वाले प्रमुख रानीखेत रामनगर हाईवे पर बीते 6 जुलाई को भारी बारिश के बाद उफान से पन्याली नाला मुहान के पास पुल को बहा ले गया था। पुल बहने से इस हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और 1 दर्जन गांव प्रभावित हो गए। ऐसे में रानीखेत, भतरौज खान, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ अन्य स्थानों के लिए वाहन, पर्यटक और यात्री वैकल्पिक मार्ग चिमटा खाल से आवाजाही कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने 30 मीटर लंबे वैली ब्रिज पुल का निर्माण 15 दिन भीतर पूर्ण कर लिया। फिलहाल पैदल मार्ग सुचारू किया गया है। 7 तारीख को अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इसमें कुछ जजमेंट लिए गए निर्माण हेतु और 8 तारीख को डीएम महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया था। उसके पश्चात जो है वैली ब्रिज की फाइनल करने के बाद वैली ब्रिज को मंगाया गया और इसकी लॉन्चिंग शुरू कर दी गई, जो कि 27 तारीख को बनकर तैयार हो गया और शीघ्र ही जनता को आवागमन हेतु खोल दिया जाएगा, जिसकी लंबाई 30 मीटर है। उत्तराखंड भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है और राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान आदि केदारेश्वर और 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अभी तक 19.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री
ने दर्शन किए हैं, जिनमें से 11.25 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। वहीं बरसात के बावजूद तीर्थयात्री लगातार पहुंच रहे हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति और मौसम के पूर्वानुमान का भी ध्यान रखें। डोईवाला के राजाजी नेशनल पार्क के पास मारखम ग्रांट क्षेत्र में आए दिन हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला झबरावाला क्षेत्र का है, जहां किसानों की गन्ने की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि कई बार वन विभाग के कर्मचारियों को इससे अवगत कराया गया, पर विभाग के कर्मचारी न जाने किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने किसान संगठन के नेताओं के साथ मिलकर जोरदार नारेबाजी करते हुए झबरावाला वन चौकी का घेराव किया और रेंजर से वार्ता कर समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान मोतीचूर रेंज के रेंजर महेश ने किसानों के साथ फसल के नुकसान का जायजा लिया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, लगभग 15 से 20 बीघा जमीन ये बर्बाद हो चुकी किसानों के। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार या तो सरकार है या वन विभाग के या जो हमारे पार्क के अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेदार है। हमारी ये डिमांड है कि इनको जो किसानों का जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई की जाए और आइंदा जो भी नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से यहाँ बचाया जाए, हाथियों को आने से रोका जाए। वो अपनी फेंसिंग तार लगाए या अपने किसी कर्मचारियों के यहाँ छोड़ा जाए या जो भी व्यवस्था वो करे। हमें चाहते किसानों को किसी भी तरह से नुकसान ना हो और किसानों को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया प्रति बीघे का नुकसान जो हो चुका है उसकी भरपाई करें। किसानों के साथ तो पहले से ही होता आया हमेशा ही, और किसान स्वयं में अपनी पहरेदारी करता भी है, लेकिन जो हाथी का सवाल है उसकी पहरेदारी करना बहुत मुश्किल है किसान के लिए, क्योंकि किसान उसको फायर वगैरह नहीं कर सकता, वो नियमों से बंधा हुआ है। सरकार का जो कर्तव्य उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जो किसान नरेंद्र सिंह था जिसके खेत में लगातार हाथियों ने नुकसान किया और सारे रात वहीं रहे, वो अकेला घूमता रहा और फॉरेस्ट के जो कर्मचारी थे वो अपनी चौकी में बैठे रहे। उन्होंने बाहर निकल के हाथियों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की और बार बार होने के आज किसानों का जो एक बहुत बड़ा रोष था। आज अपनी मांग की है, जब तक इन नुकसान जो हो रहा नहीं हटाया गया तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे स्टाफ बराबर यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। स्थानीय किसान भी रात में रखवाली करते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और पूरी तरह से एकदम हाथियों को वन क्षेत्र से बाहर आना प्रतिबंधित किया जाना असंभव कार्य है। हाथियों को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई गई है, जो वर्तमान समय में कई स्थानों से टूट गई है। उसके लिए हमारे द्वारा बजट की मांग की गई है। जैसे बजट प्राप्त होगा उसको बना दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे जितने स्टाफ है इनको आदेशित किया गया है कि ये रात्रि में इस बेल्ट में निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे और किसानों को मदद करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी किसान का कोई नुकसान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माना जाता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े और भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। जबकि भगवान शिव के ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। सावन का महीना शिव शंकर जी यहीं पे जो अपनी प्रार्थना है वो पूरी करते हैं। अपनी जो मनोकामनाएं है, हर मनोकामनाएं यहाँ आने से पूर्ण होती है। ये महत्व माना जाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, सदियों से चला आ रहा है। हाँ, बहुत ऐसी तो बहुत मनोकामना है। कभी अपना दिल हल्का करने के लिए कुछ बात हो कुछ दिल में और यहाँ पे कोई बात करते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि यहाँ से आज तक कोई बात पूरी नहीं हुई। ये शिव शंकर भोलेनाथ जी की ससुराल है और ऐसा माना जाता है कि एक महीना सावन के महीने में शिव शंकर भगवान जी यहीं पर निवास करते हैं और यहाँ जल चढ़ाने का बहुत ही पौराणिक महत्व है। यहाँ जल चढ़ाने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा सोमवार है, लोग आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है दक्ष मंदिर की, भोलेनाथ यहाँ से सृष्टि का संचालन करते हैं। एक श्रवण मास में ऐसा राजा दक्ष को उन्होंने वरदान दिया था कि सावन के महीने में सृष्टि का संचालन यहीं से करेंगे। और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है दक्ष महादेव की कि दूध, दही, घी, बेलपत्र इत्यादि का अगर अभिषेक भोलेनाथ को किया जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। चतुर्मासा भगवान शिव की इसी श्रावण महीने से प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में भगवान शिव की ही सत्ता रहती है। भगवान शिव ने
सतयुग सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी तभी भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं और अपने ससुर राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, तुम्हारा मस्तक कटने के बाद तुम्हें ये महसूस हुआ कि शिव ही सृष्टि का संचालक है और शिव ही सर्वत्र है। अतः मैं तुम्हारे ही नाम से यहाँ पर जाना जाऊंगा और तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में ही विराजमान रहूंगा। तो भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में नहीं, कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है। तो खबर लक्सर से है, जहां अब लक्सर पुलिस असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कांवड़ यात्रियों के भेष में, जिससे यह पता चल पाए कि कांवड़ियों को कौन लोग परेशान करते हैं। लक्सर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लक्सर डीएसपी निहारिका सेमवाल का कहना है कि पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। अगर कई कांवड़ियों के भेष में उल्लंघनकारियों का कोई वीडियो सामने आता है तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। और ऐसे में तमाम जगह पुलिस अब तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा ले रही है। हम लोगों को ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है कांवड़ भक्तों द्वारा ही मिलती है। इसमें पुलिस का जो है लोगों का सहयोग रहता है। इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग कार्रवाई निरंतर डाल भी रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस कांवड़ जैसे अच्छे, जो कि इतना पायस एक फेस्टिवल है, इसकी आड़ में लोग ऐसे काम ना करें और जो ऐसा काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग दंडनीय प्रक्रिया और देवभूमि उत्तरकाशी मां गंगा मां यमुना का उद्गम स्थल है। हजारों ऋषियों के इस तपोभूमि में जहां कण कण में भगवान विराजमान है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भगवान शिव की आराधना हर ओर हो रही है। हम आपको दर्शन कराते हैं। उत्तरकाशी का पौराणिक महत्व है। इसे ऐसे ही उत्तरकाशी नहीं कहा जाता। भगवान गणेश की जन्मस्थली डोढ़ी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा एवं वरुणावत पर्वत से निकलने वाली वारू नदी के बीच में बसे इस स्थान को भविष्य की काशी यानी कि उत्तरकाशी कहा जाता है। यहाँ यह दोनों नदियाँ माँ गंगा के साथ मिलकर संगम बनाती है। हम जिन भगवान शंकर के जिस निवास स्थान की बात कर रहे हैं उसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड नामक अध्याय में भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कलयुग के आरंभ में भगवान शिव काशी को छोड़कर 80 एवं वरुणा के संगम स्थल उत्तरकाशी में स्वयंभू रूप में विराजमान होकर यहाँ से सृष्टि का संचालन करेंगे और आज यही स्थान यहाँ का आस्था का केंद्र है। उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ जी में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे से यहाँ पर जो है अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और पूरा दिन भर कार्यक्रम जो है रात्रि 8 बजे तक जो है ये कार्यक्रम संपन्न होता है। पूरे दिन में जो है ये जलाभिषेक ब्राह्मण लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर देखेंगे आप, पूरे ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं। जो जिसकी जो कामना होती है, जो जिसकी भावना होती है, या स्वयं कामना के निष्कामना भी इसके कार्यक्रम के लिए इस श्रावण के मास में विशेष महत्व माना गया। त्रिजलम त्रिनाकारम त्रिनेत्रम चत्रयाहिनम त्रिजलम पाप सिंहारम एक बिल्ला शिवार्पणमस्तु। ऐसे करके जो है आप कुछ नहीं, आपके पास आप बिलपत्र से भगवान शंकर को आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे करके इसकी सावन में यहाँ जल चढ़ाने का महत्व है, तो यहाँ साल भर स्थानीय निवासियों एवं चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों का तांता भी लगा रहता है। पर सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के जाल से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मात्र माँ गंगा जल एवं भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय के उच्चारण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पर अपना शरीर त्याग करने वाले मानव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के बाद सबसे ज्यादा दार्शनिक स्थल के दर्शन के साक्षी आप भी बने। यह सावन का पवित्र महीना है और उत्तरकाशी पर पूरे महाभगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और दुनिया भर से तीर्थयात्री उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की महिमा ही ऐसी है कि उनके दर्शन मात्र और जलाभिषेक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। हमारा श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और बहुत सुंदर दिव्य यात्राएं, कांवड़ यात्राएं चल रही है और जो कि भगवान विश्वनाथ जी, कोई केदारनाथ जी, जिसकी जहाँ पर जो श्रद्धा है उस अनुरूप वहाँ जल चढ़ाते हैं। जब भगीरथ ने गंगा जी को लाया था, उन्हीं ने ही प्रथम यात्रा की थी, कांवड़ यात्रा। उसके बाद आदित्य गुरु शंकराचार्य जी ने यह यात्रा की थी। जिसको जिस कामना हेतु जो कामना होती उस कामना हेतु लोग जल चढ़ाते हैं। यह काशी उत्तर की काशी यानी सौम्य काशी कहा गई है और जो पूर्व काशी वो वाराणसी में है। कलयुग में भगवान काशी विश्वनाथ जी की जो प्रधानता या जो स्थापन भगवान बाबा विश्वनाथ जी यहीं विराजमान रहेंगे और जो भी भक्त जन
सावन मास में आकर बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। जो भी इस 1 महीने का जो भी व्रत आदि संकल्प लेते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं बाबा विश्वनाथ जी पूर्ण करते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा है और सावन का पवित्र महीना कल से शुरू होने वाला है। उसमें काशी विश्वनाथ चारों धाम के बहुत अच्छे हमने दर्शन करे हैं और भगवान सबकी मनोकामना पूरी। भगवान काशी विश्वनाथ जिसका कि महत्व जो है स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि कलयुग में जो है भगवान काशी विश्वनाथ 80 और बरना जो नदी है उनके बीच में जो है विराजमान होंगे। और मैं अभी खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो है सावन की जो है तैयारियाँ शुरू हो रही है। और इस सावन के महीने में यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ जो 4 धाम के यात्री जो आते हैं वो भी यहाँ पे जो है अपने श्रद्धा भाव से जो है यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। और लगातार जो है यहाँ पे पूरे महीने में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पे जो भी जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना जो है हमेशा पूर्ण होती है और आदमी को जो है जन्म जन्मांतर के जो व्यक्ति है उससे जो है मुक्ति मिल जाती है। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। देश के प्रधानमंत्री के प्रति एक कांवड़िए में इतना लगाव देखा गया कि वो नरेंद्र मोदी की मूर्ति को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार पहुंच गया। हर की पौड़ी पर मूर्ति को गंगा स्नान कराया और फिर अपने साथियों के साथ पैदल ही बागपत की तरफ चल पड़ा। इस कांवड़िए का नाम है रुपेंद्र तोमर, जो पेशे से दिल्ली में पैथोलॉजी लैब चलाता है। उसकी इच्छा है कि वह पूरा महादेव पर गंगा जल चढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्हें गंगा जल और यह मूर्ति भेंट करे। वर्षों का जो हिंदुओं का इंतजार था रामलला से मिलने का, ये नरेंद्र मोदी जी ने सपना साकार कराया सभी हिंदुओं के लिए। तो जब भी हमने सोचा था कि कुछ ऐसा स्पेशल हम नरेंद्र मोदी जी के लिए करेंगे, और जब ये तीसरी बार दोबारा से प्रधानमंत्री बने उस दिन हमने निश्चित कर लिया था कि हम इनको गंगा स्नान करा करके लेकर आएंगे। जल अब हमारा ये जाएगा पूरा महादेव, और एक जो कलश हमने अलग से ला रखा है वो मोदी जी के लिए हमने रखा हुआ है। अगर ईश्वर ने चाहा वो अपनी मंजिल तक हो सके पहुंच जाएगी। अगस्त में होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी जारी है। वही विधानसभा भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र भराड़ीसैंण हो या देहरादून, विधानसभा पूरी तैयार रहती है। सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं, जबकि विधायकों के सवालों का सिलसिला अभी जारी है। बताया कि सरकार जैसे सत्र की तारीख तय करेगी उसी के अनुरूप विधानसभा कार्य करेगी। विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। तो अगस्त माह में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अभी से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आगामी सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बताया कि विपक्ष ईमानदारी के साथ पहाड़ से लेकर मैदान तक के कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का काम करेगी, जिसमें कानून व्यवस्था, किसानों और नौजवानों के मुद्दों सहित आपदा के विषय पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री सवालों के जवाब के लिए तैयारी करके नहीं पहुंचते हैं। सरकार ने जन मुद्दों पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। सरकार सत्र में व्यवधान पैदा कर विपक्ष के सवालों से बचने का प्रयास करती है। भाजपा ने हर सवाल के जवाब में खामोशी की चादर ओढ़ ली है। प्रश्न काल में हो, माननीय मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आते। सदन में को बाधित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है, व्यवधान पैदा किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने सदन में पुरजोर तरीके से जन मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया भी है, सरकार को घेरा भी है, और आगे भविष्य में भी जो सत्र होने जा रहा है भाजपा सरकार के लिए आसान सत्र नहीं होगा। और हम लगातार जो विपक्ष की भूमिका है उसका ईमानदारी के साथ, चाहे पहाड़ की बात हो, चाहे तराई की बात हो, चाहे भाबर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, आपदा की बात हो, तमाम मुद्दे कानून व्यवस्था से की बात हो, हम पुरजोर तरीके से अगले सत्र में उठाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।